हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। लाहौर में 25 बरस बाद बसंत के त्यौहार की वापसी। सबसे बड़े फेस्टिवल पर लाहौर में छतों की एडवांस में बुकिंग हो गई। पतंगों और डोरों का करोड़ों रुपए का बिजनेस मुतवक्को। हुकूमत ने इजाजत देने के साथ साथ सख्त पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। मशहूर जमाना नसीबुल लाल के कई गाने बैन कर दिए गए। सियासी लीडरों की तस्वीर वाली पतंग उड़ाने वाले और बनाने वालों को गिरफ्तार करने का भी प्रोग्राम बना लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने इवेंट से सियासत को बाहर रखने के इकदाम कर लिए। इस इशू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के शो में। इसके अलावा नैब की तारीख में कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 4 अरब रुपए से जायद रकम प्ली बार्गेन के तहत कौमी खजाने में जमा करवा दी गई। ट्रक ड्राइवर के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कहां से आई? इस बड़े करप्शन स्कैंडल में किरदारों से मुतल्लिक भी बड़े इंकशाफात करेंगे आज के शो में। और शदीद बर्फबारी में न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी शहर की सड़कों पर आवाम को रिलीफ देने के लिए खुद बर्फबारी हटाते रहे। दुनिया के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद का माहौल तबाह करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द कर दिया गया। बरसों से बल्दियाती निज़ाम तक बहाल ना हो सका। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट हुकूमत बनने की राह में असल रुकावट कौन? इस अहम इशू पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाहौर में जो फेस्टिव सीजन जो शुरू होने वाला है, 25 बरस बाद जो है बसंत का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं और कई छतें और सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए में जो है वो बुक हो गई हैं इस त्यौहार के लिए। इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम रबिया, कैसी हैं आप? रऊफ साहब को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक साहब बताइएगा कि ये लाहौर में 25 बरस बाद बसंत तो वापस आ रही है, तैयारियां भी बहुत जोरों पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाबंदियों की भी भरमार जो है वो कर दी है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कभी गानों पे बैन लग रहा है, कभी तस्वीरें ना हो पतंगों पर। इसको कैसा आप देख रहे हैं? ओवर एग्जैजरेटेड ये एक इकदाम लिया जा रहा है या वाकई इसकी जरूरत है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि एहलियान लाहौर के लिए और मैं समझता हूँ पूरे एहलियान पाकिस्तान के लिए एक भरपूर फेस्टिवल है बसंत, जिसको जो है दोबारा से बहाल किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब से बसंत की अनाउंसमेंट हुई है उस वक्त से अगर आप देखें एक गहमा गहमी का माहौल है। पतंग बनाने वाले मैदान में उतरे हुए हैं, डोर बनाने वाले, फिर कई लोग बाहर से आपको रोजाना की बुनियाद पे कॉल्स करके पूछते हैं जनाब के बसंत के दिनों में वो लाहौर में आएंगे और बसंत मनाएंगे। बड़ा एक भरपूर फेस्टिवल हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिसके नतीजे में फिर पाबंदी लग गई। बिल्कुल। मैं समझता हूँ हुकूमत का बड़ा एक ये बहादुरी वाला फैसला है कि हुकूमत ने इसको दोबारा से बहाल करने का फैसला किया, क्योंकि बसंत बहुत सारी एक्टिविटीज को जनरेट करती है। आप देखेंगी लोगों की छतों पे कई ऐसे घर जो हैं जिनके अंदरूनी शहर में जो घर मौजूद है उनकी छतों पे उनको मिलने वाली आमदन उनके पूरे साल का खर्चा पूरा कर देती है। तो ये अंदरूनी शहर के लोगों के लिए खास तौर पे वो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए भी मैं समझता हूँ एक बड़ा फेस्टिवल होता है। फिर जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए खाने होंगे, लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, दावतें होंगी, तो पूरी एक आप समझें कि एक जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से भी एक बेहतर एक्टिविटी का आगाज हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, जिसका जिक्र आपने किया पाबंदियां, जी जी। मैं समझता हूँ कि कुछ गैर जरूरी चीजें हैं जिसपे इंतजामिया को भी अवॉइड करना चाहिए और फिर सियासी जमातों को भी ऐसा रंग नहीं देना चाहिए। माजी में कभी फेस्टिवल जो है वो सियासी जो है वो टच या मजहबी टच के बगैर होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ 10-12 सालों से हम समझते हैं कि हमने खेल के मैदान में जाना है, तब भी अपने लीडर के या अपने नारे लगाने या मुखालफिन के खिलाफ नारेबाजी करनी है। इसी तरीके से जो फेस्टिवल्स हैं वहां पे भी सियासत हम जो है वो घुसेड़ लाए हैं, तो इससे अवॉइड किया जाना चाहिए। जिन गानों का आपने जिक्र किया, बाज ऐसे बड़े ज़ूमैनी गाने हैं जो साल से चल रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जिस जमाने में ये गानों की मंजूरी दी गई या जिसकी इजाजत दी गई उस वक्त देखा जाना चाहिए था जब आप सेंसर कर रहे होते हैं। आज उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में जो खास तौर पे इंतजामी फैसले हैं इस पे भी इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए और सियासी जमातों को भी जो है वो बिहेव करना चाहिए। अब अगर कोई ये समझता है कि कैदी नंबर 804 गाकर इमरान खान साहब को जेल में रिहा करवा लेगा तो हुकूमत को समझना चाहिए कि बात गानों तक आ गई, खैर गाने थे। इसी तरीके से अगर कोई पतंग उड़ाकर समझता है जी कि खान साहब की हम जो है वो तस्वीर वाली पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी हुकूमत को चाहिए कि जनाब उड़वाएं पतंग,
کیونکہ یہ معاملہ اگر حکومت تک یام نوبت آ جائے ایک سیاسی لیڈر کے لیے پتنگ اڑانے سے رہائی کا احتجاج ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں نہ پی ٹی آئی کو اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے تھا اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی زیادہ اتنا اوور ایکشن دکھانا چاہیے تھا. ایک نارمل فیسٹیول ہے، یہ پی ٹی آئی کا فیسٹیول بھی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو وابستہ ہیں، پی ایم ایل این کے لیے بھی، جو بھی کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، فیسٹیول کو ایز اے فیسٹیول دیا جائے. تو یہ بتائیں نا ملک صاحب کہ یہ بات کیوں نہیں جو ہے وہ سمجھ پاتی ہے حکومت کے لوگ کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرنے دیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. سم ٹائمز نو رسپانس از دا بیسٹ رسپانس. آپ نے تو پہلے ہی جو ہے یہ پابندیاں لگا کے اب ان کو ان کی ایک وہ بنا دیے نا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تصویریں بھی لگائیں گے، اتنی پتنگیں اڑیں گی خان صاحب کی تصویروں کی کہ آسمان بھر جائے گا. تو آپ نے ان کو ایک شے دے دی ہے. اور پہلے آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے اچھے انتظام آپ کر رہے تھے کہ رجسٹرڈ ڈیلرز ہوں گے، ان سے پتنگیں جو ہیں وہ خریدی جائیں گی. اب اگر آپ نے ان کو یہ ایک رستہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے تو اس پہ پھر مطلب آپ نے کہا سیاسی جماعتوں کو بھی رسپانسبلی ایکٹ کرنا چاہیے، وہ تو بعد میں نظر آئے گا نا. لیکن ابھی سے یہ اس طرح کا جو ہے پابندیاں لگانا یہ تو ایک ان کو ڈائریکشن دینے کے برابر ہے. درست کہا آپ نے، سیاسی جماعتوں کو بڑا دل بھی کرنا چاہیے. پھر انتظامی افسران کا یہ سٹائل ہوتا ہے خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک اگر کوئی ایسے کوئی کل ہمارے اوپر میں کوئی مسئلہ بن جائے کہ جناب عمران خان صاحب کی یا فلاں صاحب کی پتنگیں اڑ رہی ہیں، یا دیکھیں نا ہم اگر اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جناب یہ پتنگ اڑے گی کٹے گی، پھر کل کوئی کہے گا عمران خان صاحب کی پتنگیں زیادہ کٹ گئی، کوئی کہے گا نہیں جی کم کٹی ہیں، کوئی کہے جی مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر والی پتنگ کٹ گئی. تو میرے خیال میں جو ہم پولیٹیسائز ہوئے ہیں یہ بہت نقصان ہوا ہے سوسائٹی کے اندر. آپ کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کلاس رومز میں چلے جائیں، آپ کو ٹیچرز ڈیوائڈ نظر آتے ہیں. بہت سے جگہوں پہ یہ شکایات آتی ہیں کہ جناب ٹیچر کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. اس فیسٹیول کو بھی، انتظامیہ کو بھی اس کو چھیڑنے نہیں چاہیے. اس معاملے کو بالکل درست کہا آپ نے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی کہ پتنگیں فلاں رنگ کی نہیں اڑیں گی یا فلاں پارٹی کی نہیں اڑیں گی. جو اڑانا چاہتے ہیں کتنے لوگ اڑاتے یا کتنے لوگ تصاویر بنا لیتے اور کتنی پتنگیں، لاکھوں پتنگیں اڑ رہی ہوتی، اس میں سے اگر 100-200 کسی سیاسی رہنما کی بھی اڑ جاتی تو کیا فرق کیا پڑتا. اور پھر وہی بات کہ اگر پتنگ اڑنے سے ہی جو ہے وہ فتح اور کامیابی اور جیل سے رہائی ہے تو پھر تو حکومت کو خوش ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. آپ کیونکہ لاہور میں ہیں، آپ بھی اب ایک عدد لاہوری بن چکے ہیں، تو وہیں سے بیٹھ کے آپ ہمیں یہ ساری ڈیٹیل دے رہے ہیں. کوئی آپ نے بھی چھت بک کروائی ہے کوئی وہاں پہ پتنگوں کے لیے، کوئی یاروں دوستوں کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے صحافی تو اس چکر میں ہوتے ہیں جناب کہ جناب کوئی چھت ملے گی تو وہاں جا کے پتنگ بازی میں شرکت کر لیں گے. بہت سے لوگوں نے میرے خیال میں اس بار جو ہے فیسٹیول بڑا بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے اندرون شہر. کچھ دوست احباب نے بھی دعوت دی ہے وہاں آ جائیں. کچھ حکومت کی طرف سے بھی جیسے پنجاب انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ وہ بھی ایک جو ہے جگہ پہ بسنت منا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں الحمرہ والے بھی اور باقی ادارے بھی، بعض جو ہے کنٹونمنٹ کے ایریاز کے اندر بھی یہ بسنت منائی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اچھا ہے جن لوگوں نے چھتیں بک کی ہیں یا اس کا اہتمام کر رہے ہیں، چونکہ ہم وہ اس قسم کی پتنگ بازی شروع سے کوئی کرنے کا اتنا ہمارا رہا نہیں کبھی. لیکن جو ہمارے ایون دوست کئی جرنلسٹ بھی ہیں انہوں نے بھی اپنے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں جو پتنگ بازی کے بڑے شوقین رہے ہیں. کل ہی ایک صاحب منصور علی خان صاحب ہمارے اچھے دوست بھی ہیں، سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو اتنی پتنگیں اڑایا کرتا تھا کہ میرے ہاتھ انگلیاں کٹ جاتی تھی اور ہاتھ لوہان ہو جاتے تھے. تو وہ بڑے شوق سے وہ انتظار کر رہے ہیں جناب چھت بک کر کے کہ جناب میں پتنگیں اڑاؤں گا. اچھا یہ تو چلو یہ ہوگی صحیح. مجھے یہ بتائیں کیا مریم نواز صاحبہ کو 2 سال ہوئے پرفارمنس دیتے ہوئے، وہ چلے ان کا کام نظر بھی آتے ہیں، ان کے یہ مخالفین بھی بعض کاموں کی تعریف کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کچھ زیادہ جلدی کر گئی ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے 2 سالوں میں جو عمران خان صاحب کا ایک کرزما تھا، کریز تھا، شاید اپنی پرفارمنس سے، کاموں سے، ٹک ٹاک سے اور بہت ساری ویڈیو سے وہ شاید نیوٹرلائز کر دیا، اور اب لاہوری ان سے بڑے خوش ہوں گے اور اس طرح کے انہوں کے پولیٹیکل مسئلے کا شکار نہیں ہونا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ذرا جلدی کر بیٹھی ہیں اور اسی لیے سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ کس طرح کا روکا جائے اوور کانفیڈنس، یا یہ ایک ان کا آفٹر تھاٹ ہے کہ ہم کر بیٹھے ہیں تو اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی صورتحال ہے حکومت کے لیے کوئی چیلنج ہے کہ بسنت کے موقع پہ کوئی بڑی تعداد میں جو ہے شاید ان کو کوئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا یا ان کے مخالفین جو ہے وہ پتنگیں لے کر میدان میں آ جائیں گے. یہ انتظامی ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس میں حکومتوں کو بھی قائل کر لیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال حکومت کوئی کسی بات سے کوئی خوف زدہ ہے یا حکومت یہ سمجھتی ہے. حکومت مجھے لگتا ہے زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتی ہے. اور حکومت خاص طور پہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کریں،
تو ان کا اعتماد جتنی میری اور آپ کی سوچ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو گھروں میں بیٹھ گیا تھا اس کو ایکٹیو کر لیا ہے, جو پولیٹیکل ورکرز گھروں میں بیٹھے تھے ان کو ایکٹیو کر لیا ہے, اور پنجاب پورے کے اندر وہ سمجھتی ہیں کہ جناب جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان کو ایکٹیو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. دیکھیں ایک میتھ ضرور بنی تھی کلاسا صاحب, اور یہ خان صاحب کی پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب مسلم لیگ نون والے یہ پیپلز پارٹی والے تو عوامی جلسوں میں نہیں جا سکیں گے. لیکن دیکھیں مریم نواز شریف ہوں یا باقی ان کے وزراء ہوں, وہ یونیورسٹیوں میں جانا شروع ہو گئے, کالجز میں جا رہے ہیں, انٹریکشن کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, سیاسی گیدرنگ. کل ہی میں دیکھ رہا تھا اس جڑاوالا کی طرف کہ جو ہے ان کی جو ہے ایک سابقہ MNA وہ پوری کمپین چلا رہی تھی, جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں ایسا ماحول رہا نہیں. آپ نہیں ملک صاحب, آپ کی رائے کا احترام اپنی جگہ پہ, اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, اور آپ جیسا سینئر ایک جرنلسٹ جو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گراؤنڈ سے رپورٹنگ کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچے ہیں, بہت ساری چیزیں سمجھتے بھی ہیں, اگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں, روزی پکچر جو آپ نے پیش کی ہے, تو اتنے ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لینے کی کیا ضرورت ہے کہ گرفتاریاں ہو جائیں گی, فلاں گانا نہیں چل سکتا, فلاں کی تصویر والا پتنگ نہیں اڑ سکتا, فلاں والے اگر SHO اس کا ذمہ دار ہوگا, اور بلا بلا چیزیں. پھر کانفیڈینس ہے تو فیئر انف, پھر دیکھ لیں, پھر وہ کہتے ہیں میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, پتنگ بھی ہے, تو پھر اس دن پھر لاہوری پھر دیکھ لیں گے مریم صاحبہ نے اگر سب کچھ کیا ہے اور وہ اگر ان چیزوں سے نہیں خوف زدہ جو آپ بتا رہے ہیں, تو پھر اتنے ایڈمنسٹریٹو, اتنی سختیاں, پھر دھمکیاں, تھریٹس, جیل, تھانہ کچہری کیوں؟ دیکھیے ہماری سیاست جو ہے نا کلاسا صاحب وہ چلی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور سوشل میڈیا پہ بھی چلی گئی ہے بیانیے کے اوپر. آپ ذرا تصور کیجئے, آپ نے بھی ساری عمر جلسے بھی رپورٹ کیے ہیں, ہم نے بھی گراؤنڈ پہ جا کے رپورٹنگ کی ہے, بڑے بڑے جلسے بھی دیکھے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے جلسے بھی ہم نے دیکھے ہیں. میں کئی جلسوں کے بارے میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ کو باقاعدہ پیمائش کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس جگہ پہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ بنی تصاویر پہ نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ لاکھوں لوگ جو ہے اس میں لبرٹی چوک کے اندر پہنچ گئے, اس جگہ پہ جہاں آپ کے پاس 2000 یا 3000 لوگ ہی نہیں آ سکتے. تو اب ماحول یہ بنا ہوا ہے, اس ماحول کے اندر جو انتظامی افسران ہوتے ہیں وہ پھر حکومت کو بتاتے ہیں کہ جناب اگر فرض کریں ایک جگہ پہ 10 نعرے لگ گئے, اس کی ویڈیو بن گئی, تو لوگوں نے کہنا ہے جناب یہ 1000 لوگوں کی پارٹیسپیشن ایک طرف, وہ 10 لوگوں کے نعروں کی پارٹیسپیشن ایک طرف ہو جاتی ہے. یہ کام شروع ہوا جب ایون گراؤنڈز کے اندر, اسٹیڈیمز کے اندر, کیونکہ ایک پارٹی نے نعرے لگانے شروع کر دیے, دوسری نے جناب جوابی نعرے لگائے. اب جس نے ویڈیو بنا کے اچھی لگا دی اس نے بتا دیا جی کہ پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ فلاں شخصیت کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی اس نے. تو یہ ایک سیاسی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ماحول بنانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہے, جس طریقے سے جو مرضی اس پہ ڈال دیں. نہیں یہ بتائیں, اب لوگوں کو روکا تو نہیں جا سکتا. ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جمہوریت ہے, لوگوں کی ایک اپنی اوپینین ہے, آپ کی, میری, ربیہ کی, کسی بھی کی, ایک دوسرے سے ہم اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں اسی میں یہ شو میں بیٹھے ہوئے. تو لوگوں کو کیسے ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے کہ گراؤنڈ میں گئے ہیں تو آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, صرف میچ دیکھنا ہے, اگر پتنگ اڑانی ہے تو صرف آپ نے پتنگ اڑانی ہے. لوگوں کا اپنا مطلب ہے, اگر پیسفل طریقے سے وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے نعرے لگا بھی رہے ہیں, یا وہ یہ پیسفل طریقے سے پتنگ اپنی مرضی کے لوگوں کی تصویریں لگا کے اڑا بھی رہے ہیں, تو اس سے آپ کے معاشرے کو, لا اینڈ آرڈر کو, یا سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو آپ پولیٹیشین ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ فری پریس یا فری اوپینین کی بات کرتے ہیں جس کے آپ بھی بینیفیشریز ہیں, یہ سارے سیاستدان, تو اس کو وہ پولیٹیکل رنگ کیوں دے دیتے ہیں؟ لوگ دینا چاہتے ہیں, دینے دیں, وہ کیوں دے رہے ہیں کہ جناب کہ آپ اس پہ پالیٹکس نہیں کر سکتے, آپ اس پہ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے, پولیٹیکل نعرہ نہیں اس میں لگا سکتے, وائس ہو. دیکھیے آئیڈیلی آپ کی بات درست ہے, کسی سیاست جماعت کے اوپر یا کسی سیاسی نعرے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا نا, انتظامی افسران ڈرتے ہیں. کل اگر پتنگ پہ وہاں پہ لڑائیاں شروع ہوگی, وہ کہے گی جی ہم سے پوچھ لے گا کوئی اوپر والے, جناب یہ تمہاری نااہلی کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ ہم اوور پولیٹیسائز سوسائٹی بن چکے ہیں, برداشت ختم ہو چکی ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ یہ اجازت یعنی جو حکومت سمجھتی ہے یا جو افسران سمجھتے ہیں, کیوں نہ اس بات کا خدشہ ہوتا ہے جی کہ اسٹیڈیم میں اگر ایک سیاسی جماعت اپنے لیڈر کی تصویریں لے کے چلی جائے گی, دوسرے کے لیے آئے گی, وہاں پہ لڑائی ہوگی. کیونکہ ڈائلاگ دیکھیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, بڑے پرامن طریقے سے لوگ جلوس ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے تھے, لڑائی نہیں ہوتی تھی. کیا آج ممکن ہے کہ کوئی سیاسی ڈائلاگ بھی کر سکے, کوئی بات چیت بھی کر سکے؟ آج تو دو ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو ہوٹلز میں بیٹھے ہوئے, ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے بات چیت کے دوران اٹھ کے لڑ پڑتے ہیں, اس لیے کہ ایک سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں, باقی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں وہ سیاسی جماعت غلط ہے. اور یہ اختلاف رائے, میرے خیال میں اب اختلاف رائے سے معاملہ آگے جا چکا ہے. پھر اس لیے افسران ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو جائے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہ ہو جائے.
फिर वो पूरा एक माहौल बना के अपनी अपनी हुकूमतों को पेश करते हैं कि जनाब देखें सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए थे, उनको जाने देते क्या फर्क पड़ता था, लिबर्टी में जाएं, जहां मर्जी जाएं। मैं यकीन से कहता हूँ सुहेल अफरीदी साहब के साथ लाहौर में 500 से लेकर 700 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। लेकिन आपने अगर एक जगह पे रोक लिया या बैरियर्स लगा दिए, उनको मौका मिल गया, उन्होंने कहा जी देखिए पूरा लाहौर निकल आता अगर हमें रोका ना जाता। नाज़रीन, मलिक साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक छोटी सी ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, ये तो सियासी फैसला होता है ना, ये तो मरियम नवाज साहिबा का उनकी कैबिनेट का फैसला होगा। मतलब हम अफसरान की बात कर रहे हैं तो अफसरान को मैसेजेस तो उन्होंने देने तो पूछा होगा ना, पहले एक दिन को मीटिंग हुई होगी, कोई डिलीवर मैसेज किया गया होगा, कोई कंसल्टेशन हुई होगी कि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, इनको हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे रिसीव करना है, इनको वहाँ पे जाने देना है, रोकना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। ये तो मतलब ऑफ कोर्स मरियम नवाज साहिबा के लेवल का फैसला है, ये किसी वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर या कोई वहाँ पे कोई CCPO का फैसला तो नहीं होगा। ये तो टॉप का फैसला होगा कि हमने ट्रीटमेंट कैसे देना है। आप क्योंकि बार बार कह रहे हैं अफसरान डर जाते हैं, अफसरान तो ऊपर से हिदायत लेके आगे चलते हैं सर। मेरे ख्याल में जब ये पंजाब असेंबली वाला वाकया हुआ उस वक्त भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जितने भी मेहमान आएंगे सुहेल अफरीदी साहब के साथ पंजाब असेंबली में जाएंगे, जो मर्जी वहां कहेंगे, बातचीत करेंगे, मीडिया से टॉक करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब हुआ ये कि एक फर्द को जिसको उनका नाम लिस्ट में नहीं था, वहां से लड़ाई का आगाज हुआ, मामला बढ़ गया। अब मैं समझता हूँ कुछ वाकयात मौके पे हो जाते हैं, जैसे कि चक्री में उन्होंने कहा था हम जुलूस की शक्ल में ना जाएं, आप गाड़ियां जो आपकी हैं वो चली जाएं, जुलूस आप लेकर ना जाएं, कोई लंबा जुलूस ना बनाए, ट्रैफिक ना रुके। एक उसको रोका गया जुलूस को आधे घंटे के लिए और खामखा के ऐसा जो है मैस क्रिएट कर लिया गया। मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है कि वज़ीर आला को खुद एक्शन लेना चाहिए था, खुद जायजा लेके ये फैसला खुद करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि कहीं पे कोई PTI के लोग अगर ज्यादा भी चले गए असेंबली के अंदर, क्या फर्क पड़ता है, किसी का नाम नहीं है तो दोबारा उनको नाम डाल के अंदर भेज देते। तो ये इतना इस किस्म की जो है उस वक्त हैडर्स होती ना इख्तिलाफ राय होता। ये बताएं मलिक साहब कि ये 8 फरवरी की 6 से 8 फरवरी को जो है वो बसंत मनाई जाएगी और 8 को जो है वो PTI वाले भी कह रहे हैं कि हड़ताल करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे, तहरीक निकालेंगे। क्या हो क्या रहा है, इस हवाले से भी कोई खबरें हैं? मेरे ख्याल में PTI के कारकुनान चंद पतंगे उड़ा के कह देंगे अपनी लीडरशिप को कि हमने एहतजाज मुकम्मल कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी के हवाले से कम से कम पंजाब में कोई तैयारी मौजूद है, कोई स्ट्रीट टू स्ट्रीट मूवमेंट जिसका जिक्र करते हैं वो मौजूद है, कई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जा रही हों कि जनाब 8 फरवरी का हमने एहतजाज करना है। लाहौर में तो कहीं ये नजर नहीं आता और पंजाब पूरे के अंदर आप देखें आपको किसी जगह पे तंजीमी तौर पे कोई एहतजाज की तैयारियां आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब पंजाब में तंजीम टूट फूट का शिकार है, किसी को पता ही कुछ नहीं है। अब इवन लीडरशिप का हालत ये है कि बैरिस्टर गौर साहब जो है, कल एक साहब कह रहे थे उनके ऊपर एतमाद ही कोई नहीं है, पार्टी के वो चेयरमैन है और पार्टी उन पर एतमाद नहीं कर रही है। तो मेरे ख्याल में सारा मामला हवाले कर दिया गया है सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर कि सुहेल अफरीदी साहब भी एक माहौल बनाए, वही हड़ताल की काल दें, वही एहतजाज करें, या फिर इमरान खान साहब की बहनें जो जेल के बाद जाती हैं, जो वो कोशिश कर रही हैं, पार्टी ने सारा जमा उनके लगा दिया है। बाकी कोई आपको 8 फरवरी को मुझे नहीं लगता कोई मुल्क की हड़ताल होगी या कोई बड़ा एहतजाज होगा, बल्कि अभी से PTI के कुछ रहनुमा कहना शुरू हो गए जी कि ये बस हमारा एक एहतजाज है, कोई फाइनल कॉल नहीं, माजी की तरह हमारी एहतजाज चलता रहेगा, हमारे स्टेजेस हैं एहतजाज के। PTI इस वक्त किसी ऐसे एहतजाजी, किसी भरपूर एहतजाज के नतीजे जिसके नतीजे में हुकूमत जो है वो किसी दबाव का शिकार हो, ऐसा करती हुई दिखाई देती नहीं है। ये एक वजह यह है कि उनकी तंजीम का मसला हो सकता है, दूसरा ये है कि उनके ऊपर सख्तियां जो गुजरी हैं माजी में या उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, पकड़ दकड़ हुई जो उनकी, शायद उसके बाद PTI के अंदर इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वो भरपूर एहतजाज कर पाए। जी। अच्छा मलिक साहब, एक और हम देख रहे हैं, थोड़ी सी सियासत पे ही बात कर लेते हैं आपका फ़ायदा उठाते हुए, कि मैं उनका नूरीन खान साहिबा का मैं उनका क्लिप सुन रहा था, जो इमरान खान साहब की बहन है, वो ये कह रही थी कि ये खैबर पख्तूनख्वा के उन लोगों को या वर्कर्स को कि कोई बड़ा काम करें, कोई पूरे सूबे को बंद करें, बिजली बंद कर दें, डैम बंद कर दें, पानी बंद कर दें, इस तरह की चीज़ें। हाउ डू यू सी दैट इस स्टेटमेंट को सर? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बहनें ये चाहती हैं कि कोई ऐसा एहतजाज हो जिसके नतीजे में हुकूमत दबाव का शिकार हो जाए, और यकीनी बात उनको चाहना भी चाहिए, उनके भाई जेल के अंदर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि PTI अगर खैबर पख्तूनख्वा के रोड्स बंद करेगी, नुकसान किसको होगा? वहाँ हुकूमत किसकी है, वहाँ पुलिस अफसरान किसकी वो कहते हैं बिजली जाती है, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, वो कहते हैं बिजली पानी जो जाता है पंजाब को जाता है, खैबर पख्तूनख्वा से। अगर बिजली बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएंगे तो पंजाब तंग होगा और पंजाब पे दबाव बढ़ेगा,
तो ही खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। मुझे देखिए, मेरा पानी तो ख्याल बंद उनका ये करने की मकसद था। सलाहियत पानी तो बंद करने की सलाहियत नहीं है किसी सूबाई हुकूमत के पास, वो पानी बंद कर लेंगे। अलबत्ता रही बात बिजली के हवाले से, अगर कोई बिजली में वो खलल डालने की कोशिश करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सुहेल अफरीदी साहब जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं एक सूबे के, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, यकीनी बात है सूबाई हुकूमत भी हुक्मरान जमात ही होती है। तो ये ऐसा कोई इकदाम उठाने की पोजीशन में वो होंगे कि जिसके नतीजे में कोई ऐसा माहौल बन जाए कि जी मुल्क की बिजली बंद कर दी जाए। माजी के ऐसे जो 2-4 फैसले हैं, वही तो पीटीआई के आज तक गले पड़े हुए हैं। अगर पीटीआई ने इस किस्म का मजीद कोई कदम उठाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ पीटीआई अपनी राहें और मजबूत कर लेगी। खान साहब के ऊपर आज तक जो चीजें हैं, वो यही उनका बयानिया जो वो कहा करते थे कि मैं मुल्क बंद कर दूंगा, मैं आईएमएफ को खत हम लिख देंगे, हम पाकिस्तान की इमदाद बंद करवा देंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगवा लेंगे, यही बयानिया तो उनके गले पड़ा हुआ है। इसलिए तो जो है इस वक्त आज की हुकूमत या आज की इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत की है कि वो उनको शायद वो मुस्तकबिल के हवाले से एक लीडरशिप के या किसी ओहदे पे जो है वो देखना इसलिए भी लोग गवारा नहीं करते कि लोग समझते हैं कि इस गैर जिम्मेदाराना सियासत की मौजूदगी में मुल्क को नुकसान होता है। तो अगर कोई सियासी जमात किस सूबे में बैठ के मुल्क के बिजली के निजाम में खलल लास्टली सर, लास्टली अगर इमरान खान साहब की बहनें ये कह रही हैं और वो अफरीदी साहब के बारे में कहा जाता है, अलीमा खान साहिबा जो है वो उन्होंने उनको ये अपॉइंट करवाया था, ये तो मैसेज है फिर अफरीदी साहब के लिए भी है, भाई जाएं और बिजली बंद करवाएं वहाँ से जो पंजाब को जा रही है। तो अफरीदी साहब तो इन्हें कैच 22 सिचुएशन कि वो जाते हैं तो भी मसला है, नहीं जाते तो फिर कहा जाएगा देखा कि खान साहब और उनकी बहनों की हिदायत पर अमल नहीं किया इन्होंने। अफरीदी साहब फंसे हुए जरूर है, इसलिए अफरीदी साहब रोजाना जो मुख्तलिफ किस्म की वफाक के साथ लड़ाइयाँ शुरू करते हैं, वो इसलिए शुरू करते हैं। बाकी नहीं, देखिए करासा साहब, बिजली बंद करने को आपको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा आपके लिए। मेरा नहीं ख्याल पीटीआई एक बार फिर 9 मई करेगी, 9 मई से बड़ा उनके लिए ये मुश्किल पैदा कर सकता है। देखिए आपके मुल्क के इदारे चलते हैं, बिजली का निजाम अगर मुल्क का रुक जाए तो अब इससे बड़ी सिक्योरिटी आपके लिए थ्रेट और क्या हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल पीटीआई की जो लीडरशिप है या केपीके की हुकूमत है वो इस हद तक चली जाएगी। अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है, अली मीर गंडापुर सब कुछ करने के बावजूद उनको फारग इसलिए होना पड़ा कि जो तोक़ुआत थी इमरान खान साहब की या उनकी बहनों की, उस पर वो पूरा उतर नहीं सके। अब जो है वो सुहेल अफरीदी साहब भी दरमियान में लटके हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी लड़ाई वफाक के साथ होती रहे ताकि ये समझा जाए कि जनाब अली मीर गंडापुर साहब से ज्यादा वो सर्विस फराहम कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, ताकि उनके जो है वो उनके लिए कोई ऐसी मुश्किलात ना हो कि पार्टी एक बार फिर कह दी कि इनको बिठाए वो नया बंदा लेकर आए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। नसरुल्लाह मलिक साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे इस वक्त लाहौर में बसंत की जो तैयारियां चल रही हैं उसके हवाले से जो कुछ पाबंदियां जो है वो पंजाब हुकूमत ने लगाई हैं उसके हवाले से। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो हम बात करेंगे कोहिस्तान स्कैंडल के हवाले से। और स्कैंडल में जो डंपर ड्राइवर जो फ्रंट मैन था मुमताज़ खान, उसको जो है उसकी प्ली बार्गेन मंजूर कर ली गई है और रिकॉर्ड हाई 4 अरब 5 करोड़ जो है वो मुलजिम मुमताज़ को जो है वो रिहा करने के लिए उसने जमा करवाए हैं नैब में। इस स्कैंडल में और मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं उस हवाले से आपको आगाह करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम इशू पर जो है वो बात कर लेते हैं। 40 बिलियन का मेगा करप्शन, 40 बिलियन रुपीस का कोहिस्तान का मेगा करप्शन स्कैंडल था जिसमें एक की अक्यूज ने जो है वो कुछ अमाउंट वापस करने का जो है वो वापस करने का कहा है। मुमताज़ खान डंपर ड्राइवर जो था उसने जो है 4 अरब 5 करोड़ रुपए जो है वो उसने कहा है कि वापस किए जाएंगे नैब केपी को। क्लासा साहब क्या डिटेल्स हैं स्कैंडल की? इतना बड़ा अमाउंट कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड हाई अमाउंट है जो आज तक अभी जो है वो वापस किया गया हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल है, हम ये तो नहीं कहेंगे शॉकिंग स्कैंडल है। अब इस कौम को मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल एलीट और ये बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो जिस तरह के डाके मारते हैं आधी हो जाना। अभी तो हमने किया था कुछ दिन पहले, अभी उसका हमने पार्ट 2 अभी करना है कि एक अफसर जो है ग्रेड 21 का कि जिसने आधा इस्लामाबाद, आधा दुबई और आधा बरतानिया खरीद लिया है, जिसके मतलब वहाँ बैंक वहाँ पे यूके बैंक अकाउंट में 12 करोड़ रुपया वहाँ पे यूके के बार्कले बैंक में पड़ा हुआ है और वो 4 दफा पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं इसी ही सूबे के जहाँ से ये यार पॉलिटिकल एजेंट आप कह सकते अल्लाह मियाँ के बाद नीचे पॉलिटिकल एजेंट भी होते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे। उस अकेले बंदे ने अगर उसने इतनी सारी प्रॉपर्टी जायदादें उसके घर की लिस्टें गिन गिन के आप और मैं थक गए थे, हमें पानी पीना मैं पड़ गया था। एक आदमी की वारदात थी, अगे नौशेरा कला है वहां से अफसर साहब थे,
उस बंदे ने आधा इस्लामाबाद, आधा दुबई और आधा यूके खरीद के बैंक भर दिया पैसों से। तो ये बड़ी पार्टियां थी। और फिर हमसे पूछते हैं, उस दिन उनसे अफरीदी साहब से मुलाकात हुई हमारी जर्नलिस्टों की, उनसे जो भी सवाल किया जाए आपके सूबे, वो कहते जनाब ये फेडरल हुकूमत हमारे फंड नहीं दे रही, हमारे पैसे नहीं दे रही, वो आप लेके दे दे। मैंने उनसे कहा ना कि इस्लामाबाद में इतने प्यारे प्यारे पख्तून बच्चे हैं बेचारे, इतनी सर्दियों में बड़े आर्ट्स वो जॉब्स कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के ये बिल्डिंग है, आपके पास हाउस है, तो इसमें 3-4 कमरे उनको डेडिकेट कर दें, उनको वहाँ से आए पढ़ें, मेरे जैसे लोग भी आके पढ़ा दिया करेंगे शाम को। तो उन्होंने कहा जी उसको छोड़ें, ये बताएं हमारे फंड्स लेके दें उनसे। भाई फंड्स तो लेकर दें, जो फंड्स आपके पास आए थे मिलने चाहिए, 200-2000 अरब है या 1000 अरब है या 500 जो भी है, जो फंड्स आपको मिले थे आपने उनको कैसे खर्च किया। वो कहते हैं उनके बारे में ना पूछे, उन पे बारे में आपको कोई राइट नहीं हो, हमारा सूबा हम जाने और हमारा वो मतलब काम जाने है। अच्छा, अभी इसी को देख लें, ये 40 बिलियन रुपीस का स्कैंडल है। अच्छा पहले तो कहते थे कि नहीं ऐसी बातें होती नहीं है, झूठ बोलते हैं, साफ ही फलां करते हैं। अब तो नए भी उसको आपको डिटेल दे रहा है, आप प्ली बार्गेन। अब ये हुआ कब से है, ये 2018 से लेके 2024 के दरमियान हुआ, 6 साल ये होता रहा है। इसमें बैंक्स के लोग शामिल हैं, इसमें सरकारी अफसरान शामिल हैं, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं, इसमें ठेकेदार शामिल हैं। कोई टोटल 36 के करीब लोग हैं जिन्होंने ये स्कैंडल किया है, जिन्होंने सारा फ्रॉड किया है। अच्छा। और आप इसको देखते रहें कि 6 साल से 2013 से यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, ये पैसा जो खाया है चंद लोगों ने, 36 लोगों ने खाया है, ये 4 करोड़ लोगों का पैसा था, या कोहिस्तान के लोगों को डेवलपमेंट का पैसा था, आप लोग चंद लोग बैठकर खा गए। और जरा आप उनका सिस्टम देखें कि इतना आसान काम है कि एक डंपर ड्राइवर जो है वो 4 बिलियन निकाल के ले गया है। एक डंपर ड्राइवर जिसके नाम पे वो मतलब एज ए उसको फ्रंट मैन के तौर पर यूज कर रहे थे कैसर इकबाल साहब जो थे, और कैसर इकबाल साहब ने फिर उनकी मिसेज गिरफ्तार हुई, उन्होंने कोई उनको लीक किया कि जनाब पैसा कहाँ पड़ा है। वो एबटाबाद में अपने घर में पेंटिंग ये नहीं होते पेंट के डब्बे होते हैं खाली, वो पैसा उन्होंने वहां डाला हुआ था। तो मैं किसी दोस्त को कह रहा था चलो वो किया, पैसों की थोड़ी सी इज्जत तो कर लें। दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखिए किस तरह से जो है ये पड़ा हुआ है। ये देखें कि आप मतलब है आपने एक तो फ्रॉड किया, इनको सजा मैं इसलिए भी डबल मिलनी चाहिए। एक फ्रॉड किया, दूसरा पैसे उठा के इन्होंने ये पेंट के डब्बे में जाके डाल, मतलब कोई जगह होती है रखने की। भाई आपने अगर इस पैसे को क्या करना है, अगर आपको वहां पे पेंट के डब्बों में छुपा के रखना पड़े, जरा लेवल देखें। 2-3 लोग हैं और ये कोई बहुत बड़े अफसर लोग नहीं थे, जो ये थे कैसर इकबाल साहब हूँ या आगे डंपर ड्राइवर हूँ। अच्छा। इन लोगों ने अगर बिलियंस ऑफ रुपीस का इन्होंने आपके साथ फ्रॉड कर लिया है, तो उससे अंदाजा किया जा सकता है कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में ये पीछे 2013 से आनवर्ड ये हुकूमत चल रही है, मतलब 16 साल होने वाले हैं, और फिर इसके बाद इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। आप नोट करें, आपको खैबर पख्तूनख्वा के आप बात करके देखें, 600 बंदा दिफा करने में आपका आ जाएगा कि ये जो स्कैंडल हुआ था ये होना कितना ज़रूरी था। सो दैट्स इट के मतलब एक उसमें फेक बिल्स बनाए गए हैं, फेक ट्रेजरी नोट बनाए हैं, फिर आगे फ्रंट मैन यूज़ किए गए। अच्छा अगली मज़े की बात देखें, ये बेसिकली लोगों की तरक्की का मंसूबा था 40 अरब का, और ख़रीदा क्या गया है ज़रा सुने, जो बरामद की हैं गाड़ियाँ की गई हैं, इसमें मर्सिडीज खरीदी गई। अच्छा। इन्हीं पैसों से ये प्रोजेक्ट ये दिखाई जा रही है मर्सिडीज। देखें जनाब, ये जनाब ये कोहिस्तान की डेवलपमेंट हो रही है, कोहिस्तान के गरीब लोगों की डेवलपमेंट की जा रही है, और किन के दौर में की जा रही है? इमरान खान साहब की नेक ईमानदार पार्टी के लोग जो है ना वो कर रहे हैं। हुकूमत उन्हीं की है ना, जो ये कहते हैं कि जनाब कि हमारे जैसे ईमानदार तो पैदा नहीं हुए। उन्होंने जनाब मर्सिडीज खरीदी है, BMW खरीदी है, उन्होंने ऑडी खरीदी है, मुझे नाम भी नहीं आते इनके, पोर्शे खरीदी है, लेक्सस खरीदी है, लैंड क्रूजर खरीदी है, और फॉर्च्यूनर्स है ना वो खरीदी है। और इसके बाद इनकी जो गाड़ियों की टोटल इनकी कीमत बताएगी तकरीबन 1 बिलियन रुपीस की सिर्फ गाड़ियां खरीदी गई हैं। मतलब पोर्शे का क्या काम है भाई, मुझे समझा दें जरा। भाई चलो भाई फॉर्च्यूनर की समझ आती है कि बड़ी गाड़ी पहाड़ पे कोई रास्ते होंगे जाने की होगी। अच्छा लैंड क्रूजर भी मुझे चलो समझ में आ जाती है, बड़ी गाड़ी है जी, पहाड़ी इलाके होंगे। और भाई मुझे अच्छा उसके लेक्सस की भी चलो दे देते हैं जी मार्जिन, वो मतलब एक ही तरह की बहनें ही है ना सारी, ये सारी उसमें फॉर्च्यूनर हूँ या उस लेक्सस हूँ या आपके लैंड क्रूजर हूँ, चलो उनकी प्राइस क्वालिटी में फर्क है। ये पोर्शे, ऑडी, BMW और मर्सिडीज का मुझे कुछ समझा दे कि आपने डेवलपमेंट एक इलाके की करनी है और आप ये गाड़ियां खरीद रहे हैं। अच्छा ये खरीद रहे, आगे देखें, फिर घर खरीदे इन्होंने माशाल्लाह, इन्होंने पिशावर में खरीदे गए हैं, इस्लामाबाद में खरीदे गए हैं, और पिंडी में खरीदे गए हैं। और 30 इसमें 30 के करीब रिहायशी मकानात हैं, 25 फ्लैट्स हैं, 12 कमर्शियल प्लाजे हैं,
दुकानें हैं, फार्म हाउसेज हैं और 175 इन्होंने कनाल जरी जमीन भी खरीदी गई है। ये आपका पैसे का इस्तेमाल है। और फिर वो कहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगर कर्जे की रकम जो है वो उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसको फायदा हो। तो बाकी आते हैं इसकी साइड पे, आगे प्ली बार्गेन की साइड पे। हाँ, अगर कोई आपका इस पे नहीं 4 अरब 5 करोड़ का जो है वो इन्होंने ये जमा कराया है। उसमें मिक्स ऑफ कैश है, प्रॉपर्टीज है, व्हीकल्स है, मतलब गाड़ियां वगैरह, ये सब जो है वो उन्होंने मिक्स दिया है। एंड वो सिर्फ एक डंपर ड्राइवर है। अब देख लें कि एक डंपर ड्राइवर के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना कुछ कर सकते हैं। और कैसर इकबाल साहब जो हैं, जिनका वो ऊपर के, जिन्होंने अपनी बेगम साहबा के नाम पे सारी ये चीज, अच्छा वारदात एक ही है, वो ये है कि अभी आपने जो स्टोरी हमने की थी एडिशनल सेक्रेटरी साहब की, ने सारी वो जो सीनियर सेक्रेटरी साहब जो रिटायर हुए थे, जिनका जिक्र का उन्होंने भी सब कुछ बेगम के ये तो आप दाद देना अफसरान को कि अपनी बेगम के नाम पे प्रॉपर्टीज करते हैं, ऐसे गिला करती रहते, शिकायतें करती रहते हैं। ऐसे शौहर है बताया जाए हमें। मतलब बेगमात देखें कितनी, उन्होंने ये भी शायद पता नहीं एक तरीका होता है फंसाने का कि कल को पकड़े तो हमने जाने, हम अकेले क्यों जाए, बेगम भी साथ जेल में जाए। ये हुआ है ना, ये भी। अब इसमें भी केस है, ये जो इस्लामाबाद के अफसर हैं जिन्होंने आधा इस्लामाबाद खरीद लिया था दुबई, उनकी बेगम पे भी केस है। इसमें भी ये जो साहब कैसर इकबाल साहब, उनकी बेगम पे भी केस है। सो को अक्यूज हैं। सो मेरा ख्याल है अफसरान जानबूझ के कहते हैं कि हम जिनके लिए कमा रहे हैं ये घर बैठी रहेगी तो हम ये भी साथ चले ना, जेल चले, मजे लेने हमारे पैसों पे, पोर्शे गाड़ी पे, लेक्सस पे, तो आप भी जेल वाली राइड भी लें हमारे साथ। सो ये हो सकता है। अच्छा, बल्कि उसने जो अफसर साहब है, उनका जो हमने बताया था, वो जो अफसर साहब ग्रेड 21 के हैं, उन्होंने 7 प्रॉपर्टीज ली थी लंदन में या ये बरतानिया में अपनी बेगम साहबा के नाम पे 2015 में उस वक्त ली थी। खैर, नो कमिंग टू द प्ली बार्गेन साइड। हाँ, बताएं। इसमें बड़ी मजे की चीजें ये हैं, इससे आपको याद, एडमिरल ये मंसूर साहब थे, उनको लाया गया, वो उन्होंने बहुत बड़ा, उनके कमीशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इल्जाम थे जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में। वो अमेरिका में थे, गिरफ्तार थे, वहीं पे जेल में रखा गया, उनको वहां से वापस लाया गया, सिहाला वहां पे इसमें रखा गया, रेस्ट हाउस में, वहां जेल में थे ये एडमिरल मंसूर साहब, यहाँ सिहाला में रहे और कुछ करोड़ रुपए दे के वो रिहा हो गए, बाकी पैसे उन्होंने कहा आप रख लें, आपको काम आएंगे। ये प्ली बार्गेन क्या होती है? आपने 10 रुपए आपने वो लूटे हैं, 3-4 रुपया आप ये नायब को दे दें, उसके बाद घर जाए। अब इनको भी ये कुछ किया इनको रिहा कर दिया गया है। बिल्कुल, हाँ। मतलब अगली दफा ख्याल करना है आपने, कैसर इकबाल साहब ने और डंपर ड्राइवर ने अगली दफा ख्याल करना है कि वारदात जब करनी है पकड़े नहीं जाना, या पकड़ के वारदात करके मुल्क से निकल जाना, यहाँ नहीं रहना। आपने उनको दोबारा स्पेस दी है ना, क्या पैसे दे दे निकल जाए। इसके बाद दूसरी जो बड़ी प्ली बार्गेन में से तो बहुत सारे हुए हैं जो मेरे जहन से नहीं उतरती, वो शाहिद रफी साहब थे। हमारा ब्यूरोक्रेट जब करप्शन करने पे आते हैं अन्नी मचा देते हैं। अभी तो वो उन्होंने वो रोला डाल देते हैं कि नैब हमें पकड़ लेता है, हम ये काम नहीं कर सकते, नैब की दहशत है, खौफ है, वो हटा दिया उन्होंने। नैब की दहशत खौफ हटा दिया है इनके सेक्रेटरीज कमेटी में कि नैब अफसरान जो है ना वो हमारे अफसरान को काम नहीं करने देते। डीएमजी वाले रोला, वो कहते खुला काम होना चाहिए, हमें कोई रोकने वाला भी ना हो। अब रोकने वाला सुने शाहिद रफी साहब, सेक्रेटरी वापदा थे यहाँ पे, उन्होंने कारकरे वाला जो डील आई थी रेंटल ये पावर प्रोजेक्ट्स की जहाज की, उन्होंने सबसे कम की थी, उनके तल्लुकात बहुत थे। 4 करोड़ रुपए की अपना इतराफी बयान दे के नैब को 4 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन करके पैसे जमा करा के गए थे फेडरल सेक्रेटरी आपका। अभी इनका देख रही है पैसे देकर गए हैं। सो जनाब ये जो आपने पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है, फिर बापू कहता है कि मुझे नैब ने क्यों पकड़ा, मुझे एफआई ने क्यों पकड़ा, मैं काम नहीं करता। काम एक शर्त पे करूंगा, मैं अन्नी मचा दूं, मैं इस्लामाबाद खोद के रख दूं, मैं प्रोजेक्ट बनाऊं, मैं पैसे बनाऊं, माल बनाऊं, बकौल खाजा से, फिर मैं उसके बाद पुर्तगाल में जदादें बनाऊं, मुझे कोई ना पूछे। और अगर पकड़े जाएं तो थोड़ा अमाउंट देकर जो है वो थोड़ी सी अमाउंट देकर नैब को कुछ नैब के इधर उधर जेबें शेबें गरम करके निकल जाएं। क्योंकि इसमें कैश भी दिया उन्होंने, कुछ प्रॉपर्टी दे दी, कुछ गाड़ियां दे दी, और ऐसे जो है वो उन्होंने अपना अमाउंट पूरा। कैसर साहब और ये डंपर साहब कैसर साहब, अगली दफा आपने ख्याल करना है, हाथ पक्का डालना है। ये पैसे इतनी मेहनत से आपने कमाए, नायब वालों को दे के, अगली दफा को पक्का डाल। आपको नायब ने दूसरा मौका दिया है, ये सेकंड चांस है आपके लिए। इसी पॉइंट पे नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।